पिछले लेक्चर में हमने टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है उसको हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पीछे कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आज हम यहाँ पे दो पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो पॉइंट है वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, और जो दूसरा पॉइंट है वो है जनरल प्रॉपर्टी। मीन्स आज का जो अपना लेक्चर है इसमें मेन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के दो पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट होगा वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, और जो दूसरा पॉइंट है वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, तो आज हम ये दो पॉइंट यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन को यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए तो जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं उसको मेन दो मेथड के द्वारा इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। पहला जो मेथड है वो है बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स। इनमें क्या करना है कि दो या दो से ज़्यादा हैलोजन एटम्स को कंबाइन करना है। क्या ये कह सकते हो कि दो हैलोजन एलिमेंट्स को आपस में ऐड करवा दो, तो ऐड करवाने के बाद डायरेक्ट एडिशन करवाने के बाद हमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यहाँ पे ऑब्टेन होता है, ठीक है। दूसरे मेथड की बात की जाए तो दूसरा मेथड है फ्रॉम मेटल हैलाइड। मेटल हैलाइड के रिएक्शन अगर हैलोजन से करवाते हैं तब भी हमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो सिंपल ये कह सकते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को मेन दो मेथड के द्वारा यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हो। पहला मेथड बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स। ओके, तो चलो देख लेते हैं, फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का पहला मेथड आता है बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स। हैलोजन एलिमेंट्स का डायरेक्ट एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पीछे हमने देखा था कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को हमने चार टाइप में क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को चार पार्ट्स में, चार टाइप में डिवाइड किया। पहला जो कंपाउंड है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर है, डायटोमिक के फॉर्म में हमने एक्सप्लेन किया था। पहला कौन सा टाइप है? डायटोमिक, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आती है +1। दूसरा जो टाइप है वो आता है टेट्रा एटॉमिक, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। तीसरा जो कंपाउंड है वो है हेक्साटॉमिक, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 है। और लास्ट जो अपना फोर्थ कंपाउंड है वो है ऑक्टा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +7 होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हैलोजन को इक्वल अमाउंट में लेके चलोगे, नंबर ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स को इक्वल अमाउंट में एडिशन कराते हो, तो हमें डायटोमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, ठीक है। अगर इक्वल अमाउंट से ज़्यादा इक्वल अमाउंट प्रोवाइड न करते हुए लार्ज अमाउंट में अगर हैलोजन एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हो तो हमें टेट्राटॉमिक, हेक्साटॉमिक और ऑक्टाटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो चलो देखो क्या बताया, यहाँ पे हैलोजन को एडिशन करने हैं। जैसे मान लो हमने लिया क्लोरीन प्लस में फ्लोरीन, दो हैलोजन एलिमेंट को यहाँ पे हमने एडिशन किया मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में Cl2 एंड F2। क्लोरीन और फ्लोरीन को हमने इक्वल अमाउंट में एडिशन करवाया। यहाँ पे जो हैलोजन लेके चलोगे इसकी इक्वल अमाउंट यहाँ पे लेके चलोगे आप, ठीक है। जब इक्वल अमाउंट में यहाँ पे एडिशन करवाते हो और ये रिएक्शन अप्रोक्सीमेट 430 केल्विन अप्रोक्सीमेट इसके नियर बाई ये रिएक्शन टेक प्लेस कराते हैं, तो हमें यहाँ पे डायटोमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होनी चाहिए। मतलब हमें कंपाउंड ऑब्टेन हुआ क्या, इट गिव 2 मोल ऑफ
ClF, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन Cl2 प्लस F2 इक्वल अमाउंट में ऐड किया तो हमें यहाँ पे ClF नाम के कंपाउंड का, दिस इज कॉल्ड क्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन फ्लोराइड। ये इंटरहैलोजन कंपाउंड से यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सेटिस्फाई की जाती है। ओके, तो ये अपना डायटोमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स जो हमने इक्वल अमाउंट में ऐड किया है, ठीक है। हमारा हमें यहाँ पे +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का इंटरहैलोजन कंपाउंड ऑब्टेन करने मान लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कंपाउंड ऑब्टेन हो रहे हैं इसमें लार्ज अमाउंट में हैलोजन एलिमेंट ऐड करना स्टार्ट कर दो। मींस जिसके मान लो हमने यहाँ पे लिया ClF, क्लोरीन फ्लोराइड ऑब्टेन हो गया। अगर इसमें हमने फ्लोरीन को लार्ज अमाउंट में ऐड किया, लार्ज अमाउंट में एडिशन करवा रहे हो क्लोरीन को, तो हमें क्या होगा, जो वेरियस टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं जो +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करते हैं वो भी यहाँ पे ऑब्टेन हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लेके चले क्लोरीन फ्लोराइड, इसकी रिएक्शन लेके चले F2 से रिएक्शन कराओगे, फ्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो डायरेक्ट एडिशन करा दो तो क्या मिल जाएगा ClF3, ठीक है। कंपाउंड का नाम क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड, ओके। इसी तरह अगर मान लो हम ClF3 की रिएक्शन F2 से अगेन करवा दें, जब यहाँ पे फ्लोरीन को लार्ज अमाउंट में लेके चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे कंपाउंड ऑब्टेन होगा ClF5, ठीक है। कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरीन पेंटा फ्लोराइड, कर लोगे। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई की जा रही है, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई की जा रही है और लास्ट में क्या करो, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड की रिएक्शन क्लोरीन से करा दो तो हमें यहाँ पे क्लोरीन 7 आएगा, हमें यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा, क्लोरीन हेप्टाफ्लोराइड, मतलब यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई की जाएगी, ठीक है। समझ आ गया। अगर इक्वल अमाउंट में लेके चल रहे हो हैलोजन को तो केवल हमें डायटोमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट में लिया तो जब तो क्या ऑब्टेन हो गया, डायटोमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। अगर लार्ज अमाउंट में इन फ्लोरीन को या इन हैलोजन को एडिशन करवा रहे हो तो हमें +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंपाउंड है वो भी इजीली यहाँ पे ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। कर सकते हो, एक पॉसिबिलिटी आती है। तो इसको अगर मान लो हम ऐसे लिखना चाहिए, क्या पहला पॉइंट तो आ गया कि इक्वल अमाउंट में एडिशन किया तो ये कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे हम क्या करें, Cl2 + F2, यहाँ पे अगर क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लेके चल रहे हो, जो पीछे रिएक्शन करी थी वो एक में दिखा सकते हो, ठीक है। इसको अगर लार्ज अमाउंट में क्लोरीन को एडिशन करवा रहे हो तो यहाँ पे वेरियस टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड्स भी इजीली ऑब्टेन हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है, देखो या तो यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा ClF3 का, या फिर कंपाउंड ऑब्टेन हो सकता है ClF5 का, या फिर कंपाउंड ऑब्टेन हो सकता है ClF7, ठीक है। जो पीछे हमने पढ़े थे उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहो तो दूसरा एग्जांपल मान लो हमने लिया ब्रोमीन प्लस क्लोरीन, एडिशन कराओगे, एडिशन करवाने में अगर मान लो यहाँ पे हम ब्रोमीन और क्लोरीन को इक्वल अमाउंट में एडिशन करवा रहे हो तो यहाँ पे हमें डायटोमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं और इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्रोमीन फ्लोराइड। ये कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होगा, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट में लेकर चलोगे तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। जिसके नाम याद रखिए Br2 + F2 और यहाँ पे F2 के एक्सेस अमाउंट में, तो हमें या तो Br3 कंपाउंड ऑब्टेन हो सकते हैं
F5 या फिर BrF7 ये कंपाउंड ऑप्टेन हो सकते हैं। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट मेथड। कर लोगे? फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं करना, दो हैलोजन एलिमेंट्स को आपस में डायरेक्ट एडिशन करवाने हैं, तो एडिशन करवाने के बाद हमें यहाँ पे वेरियस टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, पोटासियम हैलाइड के रिएक्शन हैलोजन से करवाते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या करो, पोटासियम हैलाइड या फिर तो मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड के रिएक्शन हैलोजन से करवाएंगे तो हमें यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। देखो, फ्रॉम मेटल हैलाइड्स एंड हैलोजन। ठीक है, जिसके बाद हमने यहाँ पे लिया पोटासियम हैलाइड ले गया, पोटासियम हैलाइड KX, दिस इज पोटासियम हैलाइड। मान लो यहाँ पे पोटासियम हैलाइड लेके चले, क्या पोटासियम क्लोराइड ले गया, हैलोजन में क्या मान लो क्लोरीन लेके चलो, तो क्लोरीन लोगे तो क्या मिलेगा, देखना पोटासियम क्लोराइड ले लो, दिस इज पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम हैलाइड तो ये रिएक्ट विद फ्लोरीन, किसे रिएक्शन करवा दो, फ्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हो। अगर मान लो यहाँ पे हम फ्लोरीन को लिमिटेड अमाउंट में लेके चलोगे तो क्या ऑब्टेन होगा, देखो भाई पोटासियम क्लोरीन, तो क्या आ गया KF आ गया, और साथ में क्या जाएगा ClF, पोटासियम क्लोराइड, और साथ में मेन जो कंपाउंड हो गया क्लोरीन फ्लोराइड, ये कंपाउंड यहाँ पे आते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 सेटिस्फाई की जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे KCl की रिएक्शन फ्लोरीन से करवा रहे हो और यहाँ पे फ्लोरीन के एक्सेस अमाउंट लेके चल रहे हो, तो पॉसिबिलिटी पीछे बताई थी, 3 पॉसिबल कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन हो सकते हैं। KF का फॉर्म होगा और साथ साथ क्या आ सकते हैं ClF3 भी आ सकते हैं, ClF5 भी आ सकते हैं, ClF7 भी आ सकते हैं, ये पॉसिबल कंपाउंड यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना। ओके, तो ये है मेटल हैलाइड से रिएक्शन। पोटासियम क्लोराइड लेके चले हो, इसी तरह सोडियम साल्ट का एग्जांपल ले सकते हो, तो कर लोगे। तो दो मेथड हमने यहाँ पे कंप्लीटली स्टडी किए, पहला बाय डायरेक्ट एडिशन और दूसरा फ्रॉम मेटल हैलाइड एंड हैलोजन। ओके, कर लोगे। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड पॉइंट को यहाँ पे लेके चलेंगे। तो इस लेक्चर का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की जो जर्नल प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे स्टडी करनी है, तो ध्यान दो। जर्नल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की जो पहली प्रॉपर्टीज आती है वो है पोलर नेचर। ठीक है, जर्नल प्रॉपर्टीज की अगर बात कर रहे हो तो पहला पॉइंट कौन सा आएगा, पहला पॉइंट कौन सा है, पोलर नेचर। तो क्या कहोगे, ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर विद कोवलेंट। ठीक है, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं सभी नेचर में पोलर नेचर तो शो करते हैं, पोलैरिटी तो शो करते हैं, और थोड़ी बहुत कोवलेंट नेचर भी वो शो करेंगे। समझ आ गया, और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर विद कोवलेंट। ओके, लार्ज अमाउंट में तो क्या होगा, पोलर नेचर शो किया जाएगा, पोलैरिटी शो की जाएगी, और थोड़ी बहुत अमाउंट में कोवलेंट प्रॉपर्टी भी वो शो करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह सकते हो कि यहाँ पे जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं सभी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। पोलर नेचर शो करेगा, साथ साथ डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई की जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो पोलर नेचर को क्यों सेटिस्फाई करते हैं। ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, भाई कि जो जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो पोलैरिटी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, देखो पीछे हमने बेसिक पॉइंट इसको डिफाइन किया था। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का जो बेसिक पॉइंट है
वो हमने पीछे डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की जर्नल रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस की थी। वहाँ पे हमने देखा था कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है उसको जर्नल की एक्स और एक्स डैश, क्या रिप्रेजेंटेशन है, एक्स एक्स डैश, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपना जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इसमें ध्यान दिया हो तो ये पढ़ा था कि जो पहला हैलोजन है एक्स, इट हैव लार्ज एटॉमिक साइज। यहाँ पे वो हैलोजन एलिमेंट होगा जिसका साइज एक्स डैश के मुकाबले लार्ज होता है, ठीक है, एक्स का साइज लार्ज होगा। अब लार्ज साइज यहाँ पे प्रेजेंट है, इट मींस इट हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी हैलोजन की, वो एक्स डैश के मुकाबले कम होती है, ठीक है। जबकि एक्स डैश की बात करो तो एक्स डैश वो हैलोजन एलिमेंट यहाँ पे लेके चलोगे जो स्मॉल साइज कंटेन करता है। एक्स डैश हैव स्मॉल साइज और एंड लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ठीक है। एक्स और एक्स डैश है ना, तो साइज की बात करोगे तो साइज में तो क्या आ गया, एक्स का साइज लार्ज होना चाहिए, एक्स डैश का साइज स्मॉल होना चाहिए। जबकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हो तो क्या होगा कि जो एक्स डैश होगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जबकि एक्स के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब यहाँ पे दो हैलोजन एलिमेंट्स हैं, एक हैलोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे जो दो हैलोजन एलिमेंट लेके चल रहे हो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा वो अलग होता है, मतलब लार्ज डिफरेंस शो करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आता है वो लार्ज है, एक लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहे हैं तो दूसरा लेस अमाउंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है एक्स और एक्स डैश के बीच में वो डिफरेंस लार्ज है, ठीक है, पता लग गया। जब एक्स और एक्स डैश को डिसोसिएट करते हो तो ये डिसोसिएट होगा किसमें, एक्स प्लस प्लस एक्स डैश नेगेटिव। जो पहला हैलोजन है ये तो कैटायन बनाएगा और दूसरा एनाइन फॉर्म करते हैं, सही है। जब बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे इनके बीच में तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्स डैश अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब बॉन्ड को ब्रेक आउट करोगे तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन किसी तरफ आएंगे, एक्स डैश की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो इस पे तो आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, और जबकि हैलोजन पे क्या आ गया, एक्स पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों का जो डिफरेंस है एक्स और एक्स डैश के बीच में वो लार्ज है। इस वजह से ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो पोलर नेचर को शो करते हैं। समझ गए, पोलर नेचर शो करने का मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे जो हैलोजन एलिमेंट लेके चलोगे, दो हैलोजन एलिमेंट लेके चलोगे, उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा वो लार्ज होता है। एक हैलोजन एलिमेंट लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा तो दूसरा हैलोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू शो करते हैं। इस वजह से जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होंगे वो पोलर नेचर को शो करते हैं। पता लग गया रीजन। तो इसका जो मेन रीजन है वो है लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एक्स एंड एक्स डैश। ओके, तो वही सब यहाँ पे लिखा गया है। ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर विद कोवलेंट नेचर, दे आर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो पोलैरिटी नेचर शो करने का जो मेन रीजन है वो क्या बताया, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बिटवीन एक्स एंड एक्स डैश। ओके, जो पीछे बताया था वो यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ये था अपना पहला पॉइंट, कर लोगे। चलो, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपना आता है फिजिकल स्टेट। ये जो अपना इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन सी स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करेगा वो यहाँ पे स्टडी करना है। तो देखो, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो तीनों स्टेट में अवेलेबल होते हैं, तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर। सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और गैस स्टेट में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या कहोगे,
दे आर एग्जिस्ट एज ए गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं वो तीनों स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था अपना सेकंड पॉइंट। चलो थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है अपना, जो तीसरा पॉइंट है वो है रिएक्टिविटी। जो थर्ड पॉइंट होगा जर्नल प्रॉपर्टीज का वो क्या है, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी में क्या कहोगे, ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपैरिजन टू इट्स कंपोनेंट हैलोजन। मतलब सीधी सी बात ये है, एक तो हमारे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स लेके चले X और H डैश, और एक लेके चले इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट मींस जिससे मिलके वो बना है। तो ये बताओ कि जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, एक तो X से बना है और दूसरा X डैश से बना है। तो ये कह रहा है कि जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ये है ना, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। ये मोर रिएक्टिव होगा एज कंपैरिजन टू इट्स कंपोनेंट। इन दोनों हैलोजन की रिएक्टिविटी देख लो और इस इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को देख लो। तो जो अपना इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है वो मोर रिएक्टिव होगा, और जबकि ये जो कंपोनेंट है ये लेस रिएक्टिव होते हैं। समझ आ गया? जिसकी फॉर एग्जांपल ClF3, Cl या तो एग्जांपल हमने मान लो क्या ले लिया, ICl3 ले मान लो, दिस इज ICl3। ठीक है, तो एक तो इंटरहैलोजन कंपाउंड को कौन सा हो गया, आयोडीन ट्राइक्लोराइड, और साथ में इसके कंपोनेंट लेके चलो। तो बताओ ये जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बने। यहाँ पर जो एलिमेंट है ना, एक आयोडीन एलिमेंट है और दूसरा क्लोरीन एलिमेंट है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरहैलोजन कंपाउंड होगा ये मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू इट्स कंपोनेंट। ये लेस रिएक्टिव और ये मोर रिएक्टिव। पता लग गया? तो ये है रिएक्टिविटी का कंसेप्ट। ओके, तो तीन प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे स्टडी करी है, समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तो देखो फ्लोरीन एलिमेंट के जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं सभी फ्लोरीनेटिंग एजेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन हैव फ्लोरीनेटिंग नेचर। ठीक है, फ्लोरीनेटिंग प्रॉपर्टीज। जितने भी फ्लोरीन के इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होंगे सभी फ्लोरीनेटिंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया जाएगा, वो सभी के सभी फ्लोरीनेटिंग एजेंट को शो करते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लो। यहाँ पे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान देना। टंगस्टन प्लस में फ्लोरीन। ठीक है, टंगस्टन की रिएक्शन चलो यहाँ पे लेके चले टंगस्टन, इसकी रिएक्शन करवा दो क्लोरीन क्लोराइड से, ओनली फ्लोरीन से नहीं, यहाँ पे इंटरहैलोजन कंपाउंड से करवा दो। तो टंगस्टन है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरीन क्लोराइड से करवा रहे हो। तो जब क्लोरीन क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे तो हमें यहाँ पे टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड WF6 एक कंपाउंड ये ऑब्टेन होगा, और दूसरा हमें यहाँ पे Cl2 गैस ये ऑब्टेन होता है। समझ में? टंगस्टन की रिएक्शन हमने क्लोरीन क्लोराइड से करवाई तो हमें यहाँ पे टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड और Cl2 गैस ये रिएक्शन यहाँ पे ऑब्टेन होता है। ठीक है, इट मींस ये जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है वो फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। समझ आ गया? यहाँ पर इंटरहैलोजन कंपाउंड होगा एक्ट एज फ्लोरीनेटिंग एजेंट। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, सिल्वर क्लोराइड प्लस में क्लोरीन ट्राई क्लोराइड। समझ आ गया? सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन क्लोरीन ट्राई क्लोराइड इसे करोगे तो हमें यहाँ पे एक तो ऑब्टेन हो जाएगा क्या, सिल्वर क्लोराइड प्लस क्लोरीन क्लोराइड और प्लस Cl, ये ऑब्टेन होगा। समझ आ गया? सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन क्लोरीन ट्राई क्लोराइड से करवाना
यहाँ पे जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन होगा और उसके बाद जो सिंपल इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है क्लोरीन का ClF क्लोरीन क्लोराइड वो यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं और साथ साथ क्लोरीन गैस यहाँ पे ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पे जो ClF3 होगा एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होंगे वो फ्लोरीन एलिमेंट के होने चाहिए बस, ठीक है, पता लग गया। फ्लोरीन एलिमेंट के इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की यहाँ पे रिएक्शन करवानी है और कुछ नहीं करना, कर लोगे। तो ये थी अपनी फोर्थ रिएक्शन। चलो फिफ्थ रिएक्शन का जाओ, फिफ्थ प्रॉपर्टीज पर जाओ। तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस या कहे तो हाइड्रेशन। हाइड्रोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर। जब वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो वो रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन रिएक्शन। तो चलो देख लेते हैं। देखो, जब गिवन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो हमें यहाँ पे वेरियस टाइप के कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। क्या बताया कि जो भी कंपाउंड, जो भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स दे रखे हैं, अगर उसके रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो हमें यहाँ पे वेरियस टाइप के कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड आते हैं ध्यान देना। जब इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो यहाँ पे 5 कंपाउंड्स मेन ऑब्टेन होंगे। कौन कौन से? पहला तो कंपाउंड होगा हैलाइड आयन, ये ऑब्टेन होते हैं। दूसरा कंपाउंड आते हैं हाइपोहैलाइड। हाइपोहैलाइड किसके लिए आएगा? जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। अगर मान लो हम X डैश, मतलब जो डायटोमिक है ना, डायटोमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, अगर उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा हाइपोहैलाइड कंपाउंड ऑब्टेन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हैलोजन ट्राईहैलाइड X-3 जो ऑक्सीडेशन +3 शो कर रहा है, अगर उस इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो हमें हैलाइड कंपाउंड ऑब्टेन करेगा, पता लग गया। नेक्स्ट में हम यहाँ पे X-5 हेक्सा एटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को जब वाटर में डिसॉल्व करवाओगे तो हमें यहाँ पे हैलाइड कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। सभी के अलग अलग है। डायटोमिक, जो डायटोमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं वो हाइपोहैलाइड फॉर्म करते हैं, ये प्रोवाइड करेगा। टेट्राटोमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हमें हैलाइड कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। अगर हेक्साएटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करवाते हो तो हमें हैलाइड कंपाउंड ऑब्टेन होता है। अब बचा कौन सा? +7 का, मींस ऑक्टाटॉमिक। अगर ऑक्टाटॉमिक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को वाटर में ऐड करवाओगे तो हमें यहाँ पे पर हैलाइड कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो वेरियस टाइप के कंपाउंड ऑब्टेन हो रहे हैं जब हमने इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व किया। तो ये थी रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे स्टडी करी। अब एक 6th प्रॉपर्टी और आती है, वो आती है थर्मल स्टेबिलिटी। 6th प्रॉपर्टी कौन सी है? थर्मल स्टेबिलिटी। ध्यान रखना कि जो भी अपना इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करती है। मान लो अपने पास एक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ये दे रखे हैं X-3, ये कंपाउंड दे दिया। तो इस कंपाउंड की, इस इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी, वो X और X' के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हैलोजन मींस X और X' के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा उन पे डिपेंड करेगा। अगर इन दोनों के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, इट मींस दिस इज मोर स्टेबल। अगर इनके बीच में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है तो ये लेस स्टेबल होगा। समझ में आ गया? तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की, वो डायरेक्ट
एक्स और एक्स डैश के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों का जो डिफरेंस आते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर एक्स और एक्स डैश के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है तो वो कंपाउंड मोर स्टेबल है, अगर लेस डिफरेंस आ रहा है तो वो लेस स्टेबल है। कर लोगे? तो बस एक पॉइंट यहाँ पे ये कर लेना थर्मल स्टेबिलिटी में क्या कि थर्मल स्टेबिलिटी directly depend upon difference in electronegative value between x and x dash। ठीक है, x और x dash के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस आएगा वही थर्मल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। कर लोगे? तो ये थी अपनी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में केवल स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, फिर उसके बाद ग्रुप 17 कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम ग्रुप 18 नोबल गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे।